हेलो बच्चों, मैं रंजित कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोग क्लास 10 के द्विघात समीकरणों का एक्सरसाइज 4.1 पढ़े थे। उसी का आज शेष क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो आप लोग आइए आज की क्लास आज हम लोग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। और इसे जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। कम पिछले वीडियो में हम लोग यह सब पढ़ चुके हैं, बस उसका एक क्वेश्चन बाकी था जिसे आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 आप लोग को a माइनस बी का होल क्यूब बच्चों हमने बताया है a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab प्लस 3a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसी फॉर्मूले पे बच्चों हम इसको तोड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a का काम x कर रहा है और b का काम यहाँ पे 2 कर रहा है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम इसको तोड़े। a³ यानी कि x³ b³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a का काम x कर रहा है और b का काम 2 कर रहा है। तो 3a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 3a² b का काम यहाँ पे 2 प्लस 3ab² यानी कि 2 का स्क्वायर। a का काम x कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3a का काम x यानी कि 3ab²। ठीक है बच्चों, आइए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू x³ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और माइनस 3 दूना 6 और x का पावर 2 है तो x²। ठीक है बच्चों, और प्लस का प्लस है 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर आपको बच्चों 4 होता है। 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुने यानी कि 2 गुने 2, इसको हम 4 लिखेंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और 1 से तो 12x। अब सभी को आपको बराबर के इधर लाएंगे तो अपना अपना चिन्ह चेंज कर देगा। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ बराबर के इधर ला रहे हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8 प्लस 6x² माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा इजकल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह x³ प्लस में है और यहाँ पे अब माइनस है तो इसको कैंसिल कर दें। अब आइए x² वाला देखें। तो यहाँ पे आप दोनों को ध्यान से देखिएगा, एक ही जाति का है। तो यहाँ पे माइनस 4x² है और यहाँ पे प्लस 4x² है। तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है। माइनस कहने का अर्थ हम लोग इसको घटाएंगे। घटाने का मतलब 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचा और x² होता है जो कति फिर बड़ा है, बड़ा वाला का चिन्ह यानी कि प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको और इसको सॉल्व किए तो हमारा 2x² है। आइए हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं तो 2x²। अब आइए x वाला जाति देखें तो यहाँ पे माइनस x है और यहाँ पे माइनस 12x है। तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया यानी कि माइनस x और माइनस 12x। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ेंगे एक 12 को x और 1 को x 13 को x, बड़ा 12 है तो इसका आगे वाला चिन्ह अर्थात 13x। यानी x और माइनस 12x को सॉल्व करने पर हमारा आया माइनस 13x। अब आइए यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 8 है तो प्लस से प्लस प्लस से होगा अर्थात जोड़ेंगे 8 और 1 ने क्या हो गया 9 इक्वल टू 0। अब यह देख रहे हैं कि यह जो मतलब बहुपद है यह द्विघात बहुपद यह ax² माइनस bx प्लस c के रूप का
है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के को फॉलो करना चाहिए। तो क्या होगा? वह द्विघात समीकरण होगा, जो कि यह देख रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे ए बी और सी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर होता है। तो इसको फॉलो कर रहा है, तो कह सकते हैं कि यह क्या है? द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन था, जो कि कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। एक शेष क्वेश्चन बच गया था, जो इसको भी आज हम लोग कर लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई अर्थात मीटरों में दिया, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का अर्थ कि लैंग्वेज पे आधारित एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों, ठीक है, और उसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक है। ताइए इसको हम लोग आगे सॉल्यूशन करें। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की, आप जानते हो कि बच्चों यह आयताकार रूप है, यह एक आयत है। इसी तरह का एक भूखंड दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसको हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। तो यह आपको टोटल क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई जो है, यह लंबाई हो गया और यह क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। जो यह चौड़ाई है, इससे यह दुगुना से, यह जो लंबाई है ना, यह दुगुने से 1 अधिक है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, बशर्ते हमें यहाँ पे बस द्विघात समीकरण में कर देंगे, बच्चे क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया। ताइए सॉल्यूशन करें। माना कि जब भी इस तरह क्वेश्चन बच्चों मिले तो जिससे आपको तुलना की जाए, पहले उसी को मानते हैं। तो माना कि चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई तो यहाँ पे x है, दोगुना यानी कि 2 से इसमें गुना। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करते हैं। यहाँ पे हम चौड़ाई को x मान लिए, तो लंबाई क्या हो गया? उसके दुगुने यानी कि 2 से गुना कर दिए, 1 अधिक है, इसलिए हम उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो जब हम इसको x माने, चौड़ाई को x माने, तो उसका दुगुना क्या हो जाएगा? यानी कि x में हम 2 से गुना कर देंगे, और 1 अधिक है तो प्लस हम उसमें 1 जोड़ दें, तो हमारा लंबाई 2x + 1 मीटर निकल गया। ठीक बच्चों, आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख रहे हो? यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है? 528। यह बच्चों आप लोगों को समझाने हेतु दिया गया था, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? यहाँ पे तो आपको क्षेत्रफल दिया, तो जो दिया उसी के सहायता से हम कोई चीज बनाते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा लंबाई क्या है? 2x + 1, और चौड़ाई क्या है? x = 528 मीटर स्क्वायर।
तो हम x से 2x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x², और x में 1 से गुना करेंगे तो आपको x हो जाएगा। 1x होगा तो 1 को नहीं लिखा था, 1 छुपा रहता है। तो x से 2x में गुना किए तो 2x², x में 1 से गुना किए तो x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसलिए 2x² प्लस x प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। आपको तो क्वेश्चन ऊपर ही कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। तो ऐसे तो क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, तो आपको लंबाई अगर चौड़ाई जितना कह रहा है उतना तो हम बना चुके हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है तो क्या करें, इसका गुणनखंड के माध्यम से निकाल दें। बशर्ते जितना आपको कहे उतना ही आप बनाएं। तो क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा था, जो कि हम इसको व्यक्त कर दिए। आइए बच्चे फिर इसे समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे चौड़ाई से तुलना कर रहा है, इसलिए हम चौड़ाई को क्या मान लिए x मीटर, तो लंबाई हमारा क्या हो गया चौड़ाई के दुगुने यानी कि 2 से इसमें गुना कर दिए तो 2x, और एक अधिक है इसलिए 1 जोड़ दिए। आपको यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो जो दिया रहता है उसी की सहायता से तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम यहाँ पे माने हैं और मतलब दिया हुआ है 2x + 1 ऊपर दिया हुआ है, और चौड़ाई यहाँ पे x है, और पहले से तो यह क्वेश्चन में दिया ही है। तो x से 2x में गुना किए 2x², x में 1 से गुना किए तो x हो गया। तो 2x² + x जो कहते हैं वो प्लस था, इधर आया तो आपको माइनस में हो गया। तो यह क्या हो गया 2x² + x माइनस 528 मीटर स्क्वायर। यही आपको यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक करना ना भूले। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 पे कई क्वेश्चन आधारित है। तो आपको 2 नंबर दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। धनात्मक, सबसे पहले बच्चों धनात्मक और पूर्णांक क्या है यह सब समझ जाए। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार एक क्रम से, ठीक है। और पूर्णांक मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, यह सब पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, यह संख्या को जब मिला लेते हैं, कहने का अर्थ कि धनात्मक यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले सभी संख्याओं को जब आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। और धनात्मक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्लस वाले को हम लोग क्या कहते हैं धनात्मक संख्या। चलिए वैसे यह बेसिक चीज था जो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, पहले धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिए x मान लिए, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया लगातार कह रहा है, तो इसलिए हम x + 1 कर देंगे। मान लो बच्चों की पहला 2 हो तो दूसरा में ये 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों लगातार है, धनात्मक भी है। इसी के चलते हम पहला धनात्मक पूर्णांक को x माने तो दूसरे को क्या मान लिए x + 1। आइए प्रश्न से क्या कह रहे हैं,
कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306, और यहाँ पे हमारा हम कितना माने हैं, पहले को x माने हैं और दूसरे को क्या माने हैं x+1, दोनों में गुना कर दे। यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि पहले धनात्मक पूर्णांक और दूसरे धनात्मक पूर्णांक दोनों का गुणनफल क्या है 306 है। तो हम सजा दिए, या हम x में x से गुना करेंगे तो x² और x में 1 से गुना करेंगे तो x = 306, या x² + x इधर आएगा तो -306 = 0। तो बच्चे जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना तो हम लोग सॉल्व कर लिए। वैसे आपको अगर पूर्णांक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड के माध्यम से x का वैल्यू आपको आ जाएगा। बस अब तो जितना का है उतना ही हमें चलना है। तो यहीं आपको अभिष्ट द्विघात समीकरण है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा था तो पहले को x माने दूसरे को x+1 माने, दोनों जब हम मान लिए तो दोनों में गुणा करने पर 306 क्वेश्चन में कह रहे दिया है, तो दोनों को गुणा करने पर दोनों को गुणा करके 306 के बराबर कर दिए। तो x में x से गुणा किया x², x में 1 से गुणा किया x = 306, तो x² + x और इधर लाए तो माइनस हो गया। तो देख रहे हैं कि x² + bx - c के रूप में आ गया। तो कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। तो यही द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को यह समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु अर्थात वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। एक बात बच्चों, जब भी एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पढ़े अर्थात आयु से संबंधित, तो आप लोग याद रहे। आप जानते हो कि अभी आपका उम्र मान लीजिए 12 वर्ष हो, तो 5 वर्ष बाद स्पष्ट है कि आपका उम्र बैठा नहीं रहेगा, यानी कि बढ़ते रहेगा। तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, पढ़ने का मतलब अभी 12 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 17 वर्ष। यानी कि जब भी बाद कहे, यानी कि पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, तो आप क्या कीजिएगा उम्र को ऐड कीजिएगा, यानी कि उसमें जोड़िएगा। x है तो x+ या y हो तो y+। मतलब जब भी एज वाला से संबंधित क्वेश्चन में बाद कहे तो उसमें हम जोड़ते हैं, और पहले कहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। ये आपको बेसिक चीज है। आइए इसे सॉल्यूशन करते हैं। कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले रोहन की माँ रोहन से बड़ी है, तो माना कि रोहन की आयु इसके टू क्या हो जाएगा x वर्ष। हम मान लिए कि रोहन की आयु होगी x वर्ष, अब x का वैल्यू जो भी है, इसलिए माँ की आयु क्या हो जाएगी, जब रोहन से वह 26 वर्ष बड़ी है तो बड़ा के लिए प्लस जोड़ते हैं, तो x + 26 वर्ष। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जब रोहन को हम x मान लिए तो उससे 26 वर्ष, यानी कि प्लस उसमें 26 कर दें, तो माँ की आयु x + 26 वर्ष हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। देखिए फिर बाद का यहाँ पे बात आएगा, तो आपको पहले ही बताया बच्चों कि जब बाद आए तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद। तो जब आपको रोहन की आयु x वर्ष है
तो आपको 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा यार, इसमें 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि पहले जो रोहन आपको x है, 3 वर्ष बाद स्पष्ट है कि उसका एज बढ़ेगा, तो उसमें 3 जोड़ देंगे। तो उसी तरह माँ की आयु आपको x प्लस 26 है, तो माँ का आयु तो बैठा नहीं रहेगा, जिस जब रोहन बढ़ेगा तो माँ का एज भी तो बढ़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी 3 जोड़ देंगे। यानी कि रोहन की आयु जब x प्लस 3, तो उसी तरह माँ की आयु x प्लस 26 पहले था, वर्तमान में, तो आपको 3 और उसमें भी बढ़ गया। और दोनों को तो 3 वर्ष बाद हम एज कर दिए, और दोनों को जब हम गुणा करते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 360। बच्चों सबसे पहले आपको इक्वेशन कैसे निकल रहा है, समीकरण, यही आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में दिखाया था। तो आपको सबसे पहले फिर से आप देख लें कि आपको रोहन की आयु कितना, हम यहाँ पे x लिख दिए, 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो उसका भी एज में 3 जोड़ देंगे। उसी तरह माँ की आयु कितना है, x प्लस 26, तो 3 वर्ष उसका भी बढ़ जाए, तो उसमें भी 3 ऐड कर दिए, और दोनों को आपस में क्या कर दे रहे हैं, यह रोहन की आयु और यह माँ की आयु, यानी कि 3 वर्ष बाद का आयु है, और गुणा करने पे 360 हो जा रहा है के बराबर। तो आइए अब इसको सॉल्व करें। तो x प्लस 3 गुना x प्लस 26 से 3 क्या हो गया, 29 इक्वल टू 360। अब आइए बच्चों x, अब इससे गुना करें, यानी कि x से गुना, ये x प्लस 29 में भी है, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस से चल रहे हैं, प्लस का प्लस 3 आया, और 3 से भी गुना इस दोनों में है, यानी कि इस x से गुना इस दोनों में था, तो यहाँ पे उतारे। अब अगले बार इस 3 से गुना दोनों में, तो यहाँ पे उतार दें, यानी कि 3x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 29 से गुना करेंगे तो आपको 29x, प्लस का प्लस आया। 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, और जब 3 से x में किए तो 29 में भी करेंगे, तो 29 से आपको होता है 87, यानी कि 3 और 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360। x में x से गुना किए x स्क्वायर, x में 29 से किए 29x, 3 में x से गुना किए 3x, 3 में 29 से किए 87। ठीक बच्चों, या x स्क्वायर 29 से 3 आपको हो जाएगा 32x प्लस 87, और यह प्लस है तो इधर आ गया आपको माइनस, इक्वल टू 0। या x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए यह प्लस है और यह माइनस है, तो घटाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो 10 में से 7 गया आपको 3 हो गया, और ये 5 पे 80 लिए तो 15 में 60 गया 7, और 2 का 2 माइनस। आप तो इसको अलग सब कर ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू क्या बचा 0। तो देख रहे हैं कि यही तो द्विघात समीकरण के रूप में है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, अतः यही कह सकते हैं, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप एक कमेंट के माध्यम से बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। आइए अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा, जिससे भी हम लोग कर लें। ये बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें। दिया है, एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चे जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा।
बच्चों आप लोग को यह फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसी फॉर्मूले से हमारा क्या बनेगा, या दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। हमें इस क्वेश्चन में इसी का मतलब यूज चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल आपको क्या हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी ही मतलब समान चाल से तय करती है। तो इसलिए दूरी यहाँ पे चाल तो मान ली हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या दिया हुआ है 480 km। यहाँ पे दूरी 480 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी समान चाल से तय करती है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। बच्चे पूरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे आप लास्ट में क्या देख रहे हो कि 3 घंटा समय दिया है, इसलिए इसको भी हमको समय में चेंज करना होगा। तो जब रेलगाड़ी की चाल आपको क्या हो गया है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपको क्या दिया हुआ है 480 km, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब चाल से चलने में समय हमको कितना बनेगा, इसलिए समय क्या हो जाएगा 400 मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि 480 बटा x हो जाएगा। 480 हमारा दूरी हो गया और यहाँ पे हमारा x इतनी हो गई इतना घंटा। क्लियर। हम समय निकालिए, समय किस बेस पे निकाले हैं, यानी कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी यहाँ पे दिया 480 किलोमीटर, और लास्ट में क्वेश्चन में समय दिया, इसलिए हमको भी समय में कन्वर्ट करना होगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी यहाँ पे 480 और समय और चाल हमारा क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन यहाँ अभी तो हम यहाँ तक सॉल्व किए। फिर आपको कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज इसमें होगा बच्चों, यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि चाल हमारा क्या हो गया x माइनस 8, पहले से चाल x था और 8 किलोमीटर यह कम हो गया, तो हमारा चाल कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। तो यह आपको क्या हो जाएगा, फिर वही कुछ बात दूरी बटा चाल, तो दूरी तो हमारा वही है, बस चाल थोड़ा कम कर दिया गया, यानी कि x माइनस 8। यह कह सकते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय निकल गया। यह तो हमारा कहने का अर्थ कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल जब हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा था तो उसके हिसाब से तय करने में लगा समय तो 480 बटा x घंटा, ठीक है। और जब हमारा चाल को
8 किलोमीटर कम कर दिया गया। तो पहले तो चाल आपको x था, उसमें से 8 किलोमीटर कम, कम का मतलब माइनस, तो जब कम कर दिया गया तो उस तब हमारा मतलब इतने की चाल से तय करने में लगा समय, तो हमारा 480/x-8। इक्वेशन जो भी है बच्चों, इक्वेशन निकालने में थोड़ी सी समस्या आता है, वो भी समस्या कुछ नहीं, जब आप अच्छे से आपका ध्यान रहेगा तो आप कुछ नहीं ये अच्छे से समझ पाओगे। तो अब जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था तो आपको समय 480/x था, और जब चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया तो आपको 480/x-8 हो गया। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है कि जो x किलोमीटर चाल से जो तय करने में लगा समय था, यानी कि 480/x, वह क्या है मतलब, और जो 8 किलोमीटर जब कम करने की मतलब चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया गया, उसके हिसाब से जो समय निकला 480/x-8, इस मतलब इसके अपेक्षा यह जो है 3 घंटा अधिक लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटा अधिक लेता है। मतलब जो यह पहले वाला चाल है, और चाल को जब कम मतलब पहले चाल से जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी चल रही है, और जब चाल को यहाँ पे 8 किलोमीटर कम कर दिया गया तो यह जितना समय लेता था उसका अपेक्षा यह जो था 3 घंटा अधिक लेता था, इसलिए इसमें हम 3 को प्लस कर दिए। या 480/x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 480/x-8 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा बच्चों। तो आप जानते हो कि इसका नीचे है तो एलसीएम लेते हैं भिन्न के रूप में। तो आप जानते हो 4 और 3 का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, 4 × 3 यानी कि 12, मतलब जिस डिजिट का एलसीएम ना निकले उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम गुना कर दिए। तो इसी तरह x और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x-8, ठीक है। तो आप जानते हो एलसीएम नीचे वाला से भाग देते हैं, तो x से x कैंसिल, तो बचा क्या 480, और यह x-, कहने का अर्थ कि सबसे पहले x और x-8 का एलसीएम लिए, तो ये एलसीएम करते हैं उतार दिए, गुना कर दिए एलसीएम में। अब नीचे वाला से इस एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं। तो इसमें भागा देंगे तो x से तो x कट जाएगा, बचेगा x-8। तो x-8 से इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला में, तो यहाँ पे गुना है छुपा हुआ, तो लिख दिए, माइनस का माइनस आया, फिर x-8 से x-8 कैंसिल हो गया तो बचेगा x। तो x में 480 से गुना करेंगे तो 480x इक्वल टू 3, या 480 में x से गुना 480x माइनस इसमें 8 से गुना करेंगे, 480 में x से गुना किए तो 480x, और 480 में 8 से किए तो 0 का 0, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 से 32 6, 38 माइनस का माइनस। 480 में इसे किए तो यहाँ पे लिखे, और फिर इसी चीज़ से हम 8 में किए तो 3840, ठीक है बच्चों, और माइनस 480x, और x में x से किए तो x², और x में 8 से किए तो 8x इक्वल टू 3, ठीक है। आइए आगे देखें। अब देख रहे हैं यहाँ पे 480 प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो इसको हम कैंसिल कर दे, बचा क्या -3840 बटा x² माइनस 8x इक्वल टू 3, नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कैंचिया गुना भी कहते हैं, चाहे तिरछा तिरछे भी गुना करते हैं। तो आइए 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x², और 3 से इसमें करेंगे तो 3×8=24x, और इससे इसमें करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -3840, 1 से गुना करेंगे तो, या 3x² माइनस 24x, और यह माइनस आया इधर तो प्लस इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि 3x² माइनस 24x प्लस 3840, यह x² माइनस bx प्लस c के रूप में आपको हो गया। तो कह सकते हैं यही अभिष्ट
द्विघात समीकरण है। बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से थोड़ा हमें भी बताने की कोशिश करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, और साथ ही आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी इसका लाभ उठाए। तो यह क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण का 4.1 चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में 4.2 पढ़ेंगे लोग। सो धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे की पढ़ाई अपना जारी रखें। ठीक है बच्चों।